जी, ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे टेनेंट की, किराएदार की और मालिक मकान की कि भाई घर सिर्फ ईंटों की चार दीवारी से नहीं बनता। और हकीकत यही है कि वो जगह होती है जहाँ इंसान सुकून, उससे बढ़कर तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त जो है वो चाह रहा होता है। मगर हकीकत उससे भी बिल्कुल ही उलट है कि आज बहुत से लोग अपने ही घरों में जो है वो गैर महफूज हैं। और कभी किराया जो है वक्त पर देने के बावजूद ही बगैर किसी वजह के उनको नोटिस मिल जाता है और कहा जाता है जो है जी आप घर खाली कर दें। या फिर कभी बरसों की जमा की हुई एडवांस जो रकम उन्होंने दी हुई होती है और अचानक जब घर खाली करने का नोटिस मिलता है तो वो रकम उन्हें उस तरीके से वापस नहीं मिल रही होती जो कि उन्होंने उस वक्त जो एग्रीमेंट किया हुआ होता है। मगर बाज़ दफ़ा ये भी देखने में आया कि पाकिस्तान के हज़ारों घरानों का रोज़ का ये सवाल है कि आखिर कानून इस बारे में क्या कहता है, हम क्या करें। एक तरफ अगर हम ये बात करेंगे टेनेंट की, किराएदार की, तो दूसरी तरफ हम जो लैंडलॉर्ड होते हैं उनकी भी ज़रूर थोड़ी सी बात करेंगे कि उनको क्या इश्यूज़ हैं। मगर ज़्यादा फोकस हमारा यही रहेगा कि आजकल जो किराएदार हैं उनको मुख्तलिफ शिकायतें रहती हैं, तो उनके हकूक़ क्या हैं उन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है। घर खाली कराने के वक्त कानूनी असूल क्या होना चाहिए, या घर लेते वक्त खुद एग्रीमेंट करवाते वक्त क्या ख्याल रखना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आमिर जमील विर्क साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, जिनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। आमिर साहब, सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं जो किरायादारी है यानी जो टेनेंट होता है उसके बुनियादी हुकूक क्या हैं, और उसके साथ साथ जो किराएदार है और मालिक मकान, उन दोनों की ही हम मुआवजा करेंगे कि क्या राइट्स हैं। सिंध रेंटेड प्रीमाइसेस ऑर्डिनेंस 1979 का, तो उसमें दिया गया है किसी भी टेनेंट को आप बिला वजह खाली नहीं करवा सकते जब तक कि कोई ऐसी ग्राउंड्स नहीं हो। अब वो ग्राउंड्स क्या हैं? अब वो ग्राउंड्स यही है कि वो डिफ़ॉल्ट करता है, रेंट नहीं देता, तो आप खाली करा सकते हैं। वो सब लेटिंग करता है किसी दूसरे को, वहाँ हमने इसको दिया है, ये आगे किसी और को उसमें इंडक्ट करता है या उसको सब लेटिंग करता है, तो हम उससे खाली करा सकते हैं। तीसरा, वो जो है मालिक से पूछे बगैर तोड़ फोड़ कर रहा है, कंस्ट्रक्शंस कर रहा है, उस पर हम खाली करा सकते हैं। और बोनाफाइडी के मालिक को ज़ाती ज़रूरत के लिए चाहिए। इन 4-5 ग्राउंड्स पे हम जो है इजेक्टमेंट प्रोसीडिंग करके टेनेंट से खाली करा सकते हैं। सेक्शन जो 9 है ये टेनेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि इसके अलावा लैंडलॉर्ड खाली नहीं करवा सकता, ज़बरदस्ती विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ खाली नहीं करवा सकता। ठीक है। तो इसी तरीके से मालिक को भी है। सेक्शन 15 है सिंध रेंटेड प्रीमाइसेस ऑर्डिनेंस का, सेक्शन सब क्लास 15 का सब क्लास 2 है कि वो इन ग्राउंड्स पे जाके टेनेंट से जो है वो खाली करवा सकता है कि जी मुझे ज़ाती ज़रूरत के लिए चाहिए, ये डिफ़ॉल्ट कर रहा है, ये तोड़ फोड़ कर रहा है मेरी इजाज़त के बगैर, ये न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, तो इन 4-5 ग्राउंड्स पे खाली हो सकता है। ठीक है। तो आमिर साहब, ये आपने जो 4-5 ग्राउंड्स बताए हैं, लॉज बताए हैं, अगर ये इनमें से है तो इसके लिए किराएदार को कितने दिन पहले जो है नोटिस देना ज़रूरी होता है, या फौरी तौर पे कहा जाता है कि खाली कर दें कि ये तो भाई लॉज हैं, इसके लिए हमें तो ज़रूरत है? और अगर नहीं तो नोटिस जो है कितनी मुद्दत तक का होना चाहिए? देखिए, होता तो ये है कि 1 महीने का एडवांस नोटिस होता है 30 डेज़ का, जी। कि आप 30 डेज़ के अंदर अंदर आप अपना जो है वो बंदोबस्त कर लें। या दूसरा ये है कि अगर एमिकेबली आपका टेनेंसी एग्रीमेंट में कोई ऐसी कंडीशन आपने रखी हुई है कि इतने अरसे के बाद खाली कराने के लिए 2 महीने का नोटिस होगा, तो ये एमिकेबली सेटल भी हो सकता है टेनेंसी एग्रीमेंट में। लैंडलॉर्ड और टेनेंट ये एमिकेबली सेटल भी कर सकते हैं, वो कि इतना आपने जो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एग्रीमेंट का जिक्र किया, इसमें एक बहुत बड़ी रकम अमाउंट जो है घर लेने से पहले एडवांस के तौर पे दी जाती है। वो रकम जो टेनेंट है उनको ये शिकायत होती है जब वो खाली करने का नोटिस मिल जाता है 1 महीने का, उसी 1 महीने के दौरान उन्हें जो मालिक मकान है लैंडलॉर्ड उसको अदा करनी चाहिए या नहीं, या इसका भी कोई टाइम पीरियड होता है? क्योंकि बहुत इसमें तंग करते हैं। देखिए, वो तो जब खाली करेगा उसको तो एडवांस लैंडलॉर्ड को टेनेंट को देनी है। अगर वो नहीं देता तो उसका प्रोसीजर है, वो रिकवरी में जा सकता है। टेनेंट जी। अपनी उस रिकवरी को सिविल कोर्ट में रिकवरी का सूट फाइल कर सकता है। और रेमेडी यही है। और देखें, जब वो खाली ही तब करेगा जब उसको एडवांस मिलेगा। ठीक है। जब वो एडवांस नहीं देगा तो ये तो प्रूडेंस माइंड में नहीं आता कि टेनेंट ठीक विदाउट है, तो एडवांस लिए किन खाली कर सूरतों देगा। में जो मालिक मकान है वो एडवांस रोक सकता है? हाँ, वो एडवांस इन सूरतों पे रोक सकता है कि उस डिफ़ॉल्ट हो, उसने रेंट पे नहीं किया हुआ पास्ट मंथ्स का, या फिर इस वजह से रोक सकता है कि उसने
प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया हो, मेंटेनेंस उसका रहता हो, उसने अंदर जो है वो तोड़फोड़ की हो, तो इस SRPO सिंध रेंटेड प्रोमाइसेड ऑर्डिनेंस में टेनेंट को भी ये कहा गया है कि आप लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी को अच्छी कंडीशन में रखेंगे, उसको तोड़फोड़ नहीं करेंगे। अगर आपने कोई ऑल्टरेशन भी करनी है तो आप लैंडलॉर्ड से पूछेंगे। अच्छा, अब इस आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं एक चीज़ बता दूं, लोगों में बड़ी कन्फ्यूजन होती है। वो कहते हैं कि जी ऑनर जो है वो लैंडलॉर्ड हो सकता है या आम स्ट्रेंजर भी लैंडलॉर्ड हो सकता है। तो आपके प्रोग्राम में मैं एक चीज़ बता दूं, सिंध रेंटेड प्रोमाइसेड ऑर्डिनेंस में लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन ये है कि जो रेंट लेता है आपसे वो ऑनर होना नेसेसरी नहीं है, वो वो caretaker लैंडलॉर्ड होगा, कहलाएगा। वो तो caretaker होगा ना? केयरटेकर होगा, मगर वो जो है वो लैंडलॉर्ड ही कहलाएगा। अब वो आपसे रेंट ले रहा है, वो आइदर Okay. वो ऑनर है या नहीं है, ये डेफिनेशन नहीं है। वो आप उसको रेंट दे रहे हो, वो आपसे रेंट ले रहा है, तो इट मीन्स कि वो लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में है। अब इसमें दो चीज़ें हैं SRPO में, एक लैंडलॉर्ड भी है और ऑनर भी है। अब एक या तो वो दोनों भी हो सकता है, ऑनर भी लैंडलॉर्ड हो सकता है, सही। या ऑनर किसी को डिप्यूट करता है कि आपने रेंट कलेक्ट करना है, तो Exactly. वो भी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में आएगा। सही। ये लॉ में ये लेजिस्लेचर ने ये चीज़ें ऐड की हैं, तो वो लैंडलॉर्ड भी जाके इजेक्टमेंट प्रोसीडिंग कर सकता है, वो भी खाली कराने का केस फाइल कर सकता है रेंट कंट्रोलर के पास। दूसरी, देखिए, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी बात कहूँ मैं कि ये लॉ में है कि विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप टेनेंट से खाली नहीं करा सकते। आप रातों रात सामान उसका उठाओ, फेंक दो, ताले लगा दो, तो लॉ इसका बहुत मैंने अभी सेक्शन 9 का अर्ज की, ये भी फाइल हो सकता है। इवन FIRs भी लॉज हो जाती हैं। इवन जो है वो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट भी चल जाता है कि आप विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टेनेंट से खाली नहीं करवा सकते सही। जगह। आमिर साहब, टेनेंट हो या फिर लैंडलॉर्ड हो, उनको दोनों को कौन से ऐसी ये जो टेनेंसी एग्रीमेंट हो रहा था उसमें ऐसी कौन सी शिकें हैं जिन्हें ज़रूर पूरा करना चाहिए ताकि इस किस्म के मसले मसाइल ना आए? देखिए, शिकें तो यही हैं कि जो रेंट है वो हर 10 तारीख तक से पहले पहले रेंट लैंडलॉर्ड को जाना चाहिए, और लैंडलॉर्ड को भी जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं प्रेमिसेस में वो ठीक करवा के दे। अच्छा जी, वो पिछला जो भी बकाया जात बिल्स हैं, यूटिलिटीज़ हैं, वो क्लियर करवा के लैंडलॉर्ड को देने चाहिए। टेनेंट को जो है वो जो एक्सपायरी है कॉन्ट्रैक्ट की या टेनेंसी एग्रीमेंट की, वो ख़त्म हो तो उसको दोबारा रिन्यू करवाए। ठीक है। मगर अफसोस की बात है वो रिन्यू होता नहीं, वो चलता जाता है, फिर वो मतलब रिन्यू होना चाहिए। और SRPO में ये भी है कि जो लैंडलॉर्ड है वो मस्ट लिखा है, मस्ट वर्ड, कि वो उसको हर महीने की स्लिप दे, एक रेंट रसीद दे उसको, वो भी नहीं दी जाती, प्रैक्टिस नहीं होती। तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं लॉ के अंदर, ये क्योंकि बाद में फिर खुद ही परेशानी होती है टेनेंट को भी और लैंडलॉर्ड को भी। अगर मुआहिदा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भाई फ्रेंड्स हैं तो वो कहते हैं मेरा घर है ले लें, या कोई भी जान पहचान वाले जो है दिलवा देते हैं घर, मुआहिदा वर्बली हो, जो तहरीर रिटर्न में ना आए, तो ऐसे में क्या लॉ का होता है घर खाली कराने में ख़ास तौर से? हाँ, ये भी बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। बिल्कुल ऐसी है कि अगर डिस्प्यूट लैंडलॉर्ड और टेनेंट नहीं है, अगर वो भी एडमिट कर रहा है कि जी मैं हूँ इसका किराएदार और मैं भी एडमिट कर रहा हूँ कि मैं इसका लैंडलॉर्ड हूँ, फिर तो कोई मसला नहीं होता, फिर तो कोर्ट इसको कंसीडर करती है। और अगर टेनेंट कहे कि जी मैं तो इसका किराएदार ही नहीं हूँ, मैंने तो ये जगह ख़रीदी है, मैंने तो कुछ एडवांस दिया हुआ है, तो फिर उस पर जो है वो रेंट कंट्रोलर जो है वो इश्यूज़ फ्रेम करते हैं कि ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट का डिस्प्यूट रिलेशनशिप है या नहीं है। उस रिलेशनशिप को साबित करना पड़ता है, टेनेंट को भी साबित करना पड़ता है कि जी ये मेरे लैंडलॉर्ड नहीं है, और लैंडलॉर्ड को साबित करना पड़ता है नहीं जी ये मेरे टेनेंट हैं, ये मुझे पे करते रहे हैं, ये मेरे अकाउंट में पैसे डालते रहे हैं, ये मेरे पास एविडेंस है, ये मेरे पास सबूत है। तो वहाँ वो एक इशू फ्रेम हो जाता है, उस पर एविडेंस लीड होती है। सही। अच्छा, अब आ जाए हम थोड़ा इस पे कि रेंट पे किराया जो है जिस तरह आपने बताया कि 10 तारीख तक देना, लेकिन क्या किराया किसी भी वक्त बढ़ाया जा सकता है या इसका भी कोई लॉ है कि कितने % बढ़ेगा किराया? देखिए, एवरी ईयर प्रोविजन SRPO में है कि हर 3 साल के बाद 10% रेंट बढ़ेगा, और हर 3 साल के बाद किराएदार को बढ़ाना है। 3 साल 3 इयर्स हैं।
नोटेड, इसको उसको नोट कर लिया जाए, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हर साल जो है ये 10% जो है किराया बढ़ेगा, बहुत दफ़ा ऐसा। तो अगर अचानक किराया बढ़ा देते तो इसके लिए लॉ क्या करता है, किसका साथ देता है? देखिए वो तो टेनेंट का ही साथ देगा, क्योंकि लॉ के अंदर मेंशन है कि हर 3 साल के बाद आप 10% बढ़ाओगे, आप हर साल 10% बढ़ाओगे। हाँ, अगर ऐसा टेनेंसी एग्रीमेंट जिसमें आप दोनों लैंडलॉर्ड और टेनेंट ये डिसाइड करें, ये कंडीशन उसमें डिपिक्ट करें कि जी हम हर साल बढ़ाएंगे, वो एक अलग डिबेट आ जाती है। मगर लॉ के अंदर बड़ा क्लियर है कि आप हर 3 साल के बाद जो लैंडलॉर्ड है वो 10% बढ़ाएगा। तो ये लॉ में ये क्लियर है। सही। अभी बाज़ दफ़ा देखने में आता है कि जो लैंडलॉर्ड है किराएदार से जब घर खाली करा रहे होते हैं, वो नहीं खाली कर रहे होते तो मुख्तलिफ़ किस्म के मसले मसाइल क्रिएट करने लग जाते हैं, उनका लॉक चेंज कर देते हैं, मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ लगा देते हैं। और आजकल तो बहुत सी ऐसी चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि पानी बिजली इस तक को जो है वो कट ऑफ कर देते हैं। तो इस सिलसिले में लॉ क्या कहता है? इस यहाँ सिलसिले पे में फिर किसका जो है साथ देता है लॉ? देखिए, सिंध रेंटेड प्रोमाइसेड ऑर्डिनेंस में ये भी मना है कि लैंडलॉर्ड ना तो उनकी यूटिलिटीज़ कट कर सकते हैं, ना उनका कोई ऐसी फैसिलिटी है वो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए लैंडलॉर्ड के पास है, अगर उसको कोई भी ग्रीवांस है, ही शुड अडॉप्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यही है कि वो इजेक्टमेंट प्रोसीडिंग फाइल करे, वो सेक्शन 15 में जाए, सेक्शन 15(2) में जाए। विडो है तो उसका भी सेक्शन दिया गया है कि वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ करें कि ये डिफ़ॉल्टर है या हमें पर्सनल बोनाफाइडी चाहिए या न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, व्हाटएवर जो भी है, आपको लैंडलॉर्ड को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से खाली करवाना है। ये जो हैक्टिक हैं और ये जो तरीक़ेकार हैं कि बिजली काटना, ताले लगाना, ये लॉ में इसकी जो है मुमानत है, ऐसा कर नहीं सकते। इस SRPO में इसका स्पेसिफिकली सेक्शन है कि आप यूटिलिटीज़ कट नहीं कर सकते। सही। ऐसे में जब इस तरह कुछ हो रहा हो, कोई टेनेंट फेस कर रहा हो ये सारा कुछ, तो एक आम आदमी है, वो उसके लिए कानून क्या करता है? फौरी तौर पे होता है या ये केस करना लंबा हो जाता है, आपको बहुत प्रोलॉन्ग करना पड़ता है, सब्र करना पड़ता है और मुश्किल में आ जाता है टेनेंट, या फिर आसान है? देखिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये जो SRPO 1979 ये बना है, इसमें बहुत आसान है। टेनेंट जो है वो फ़ौरन रेंट कंट्रोलर के पास जाएंगे, वहाँ एप्लीकेशन देंगे कि जी मेरी यूटिलिटीज़ लैंडलॉर्ड ने कट कर दी है, इस सेक्शन की वायलेशन की है। तो फ़ौरन जो है वो या तो रेंट कंट्रोलर फ़ौरन किसी अपने बैलिफ को, नाज़िर को, व्हाटएवर जो भी कमिश्नर है उसको भेजेगा कि चेक करे, रिपोर्ट जमा करवाए। वो चेक करने जाते हैं, फिज़िकल चेक करते हैं, पिक्चर्स लेते हैं। अब तो डिजिटल ज़माना है, मूवीज़ भी बन के कोर्ट में दिखाई जाती हैं, देखें सर ये सब कटा हुआ है। तो फ़ौरन वो ऑर्डर करते हैं कि इनकी यूटिलिटीज़ फ़ौरन बहाल की जाए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स भी है ना। आपको कोई गिरीवास है तो आप किसी की यूटिलिटीज़ या फैसिलिटीज़ कट ऑफ नहीं कर सकते। आप कोर्ट ऑफ लॉ में आके प्रूफ करें कि अगर वो एरियर्स उसके रहते हैं या वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है या पर्सनल बोनाफाइडी चाहिए, तो आपको ये प्रॉपर कोर्ट ऑफ लॉ में आना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपने टेनेंट और जो लैंडलॉर्ड है उनके राइट्स का बताया। और यहाँ पे यही कहूँगी कि हकीकत ये है कि पहले आपको जो टेनेंसी एग्रीमेंट कर रहे होते हैं ना, उसके तमाम लॉज को पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद आपको खुद भी कभी परेशानी नहीं होगी, ना टेनेंट को, ना लैंडलॉर्ड को, ना ही इस किस्म के मसले मसाइल आएंगे। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।